Dear students, in our last videos, we have seen the complete poem Indian Viewers written by Sarojini Naidu. Today, we will see the figure of speech used in this poem. Let us see the first example. Weavers weaving at break of day. This is the first line of this poem. And the first figure of speech in this line is alteration. In last video or in our last poem, we have seen the identity of alteration. When the consonant sound is repeated at the beginning of a word, then the figure of speech is alteration. तो यहाँ पे अल्ट्रेशन क्यों है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड प्लीजिंगली. तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो डब्ल्यू का साउंड है उसको रिपीट किया गया है. जैसे व्यूअर्स में डब्ल्यू है और व्यूइंग में भी डब्ल्यू है. तो इस तरह से अगर कंसोनेंट साउंड कहीं पे रिपीट होता है तब होने वाला फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है अल्ट्रेशन. ओके. सेकंड फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन इज मेटाफर. तो यहाँ पे मेटाफर क्यों है, मेटाफर कब होता है, व्हेन देयर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, देन द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. कि दो जो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है उनके बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है जिसके लिए कोई एज लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया होता है, तब होने वाला या फिर इनडायरेक्ट कंपैरिजन वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है मेटाफर. तो यहाँ पे मेटाफर क्यों है, हियर द बर्थ मीन्स चाइल्डहुड स्टेज ऑफ मैन इज इनडायरेक्टली और इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विद द ब्रेक ऑफ डे. तो यहाँ पे मेटाफर इसलिए है, यहाँ पे जो बर्थ है या फिर चाइल्डहुड स्टेज जो है मनुष्य के जीवन का, जो चाइल्डहुड स्टेज है उसका यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है वो ब्रेक ऑफ डे के साथ किया है, सुबह के साथ किया है. ठीक है. आप यहाँ पे इनडायरेक्टली और इम्प्लिसिटली दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो एक्सप्लेनेशन देते समय मेटाफर का. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे. तो यहाँ पे भी फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है अल्ट्रेशन. एक्सप्लेनेशन, द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू एंड जी are repeated pleasingly. In this line, two consonant sounds are repeated. First is W and second is G. Y और W व्यू में का W आप देख सकते हो और गारमेंट और गे में का G यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी अल्ट्रेशन है. नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा इसी लाइन में इंट्रोगेशन यूज़ किया है. इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन होता है ना. तो इंट्रोगेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ क्वेश्चन इज यूज्ड फॉर पोएटिक इम्फेसिस. यहाँ पे पोएटिक इम्फेसिस के लिए, कवितात्मक प्रभाव के लिए एक क्वेश्चन कवि ने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए इंट्रोगेशन भी है. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड. ये लाइन है, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड. तो यहाँ पे भी फर्स्ट अल्ट्रेशन है. एक्सप्लेनेशन, द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड प्लीजिंगली. यहाँ पे डब्ल्यू का साउंड रिपीट हुआ है विंग और वाइल्ड में. ठीक है. नेक्स्ट दूसरा फिगर ऑफ स्पीच इसी लाइन में है, सिमिली. द ब्लू कलर क्लॉथ इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ अ विंग ऑफ वाइल्ड हेल्सियन बाय यूजिंग द वर्ड एज. तो यहाँ पे सिमिली क्यों है, सिमिली कब होता है, जब दो जो भी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में एज और लाइक वर्ड का यूज़ करके डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तब होने वाला फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली. ठीक है. इसमें लाइक और एज वर्ड यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच जो होता है सिमिली होता है. इसलिए यहाँ पे इस लाइन में सिमिली भी है. एज वर्ड यूज़ करके यहाँ पे जो ब्लू कलर क्लॉथ है उसका डायरेक्ट कंपैरिजन जो हेल्सियन जो एक बर्ड है हमने देखा है उसके विंग के साथ यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है. तो स्टूडेंट लास्ट पोएम में मैंने आपको बताया था, अगर एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, जितने भी आते होंगे एक या दो या तीन, तो आपको आंसर लिखते समय उन सबको लिखना है. ये बात आप ध्यान में रखिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4. वी व्यू द रूफ्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. तो इस लाइन में सिर्फ अल्ट्रेशन है. क्यों, द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड प्लीजिंगली. इस लाइन में डब्ल्यू का साउंड रिपीट हुआ है, व्यू और वी में का डब्ल्यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं.
वीवर्स विविंग एट फॉल ऑफ नाइट। तो इस लाइन में भी पहला आने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज अल्ट्रेशन। एक्सप्लेनेशन, द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड प्लीजिंगली, इसमें भी डब्ल्यू का साउंड रिपीट है। और नेक्स्ट सेकंड नंबर का फिगर ऑफ स्पीच इसी लाइन में है, वो है मेटाफर। तो मेटाफर वही जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, इन डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, तब होने वाला फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। तो इस लाइन में कौन से दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट जो है इनडायरेक्टली कंपेयर किया है, तो वो है एडल्टहुड मीन्स यंग एज और द सेकंड स्टेज ऑफ मैन इज इनडायरेक्टली और इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विद द फॉल ऑफ नाइट। इस लाइन में जो एडल्टहुड है या फिर यंग एज है, जो मानव जीवन की दूसरी अवस्था बताई गई है, उसका इनडायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे फॉल ऑफ नाइट के साथ किया गया है। तो यहाँ पे फॉल ऑफ नाइट मीन्स जो इवनिंग का टाइम है ना, सनसेट का टाइम है, उसे यहाँ पे कहा गया है। तो उसके साथ एडल्टहुड का कंपैरिजन, यंग एज का कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट, ये लाइन है, इसमें भी अल्ट्रेशन है। क्यों? द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड प्लीजिंगली। व्हाई में, व्यू में यहाँ पे डब्ल्यू रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है इंट्रोगेशन, इसमें भी पोएट ने एक क्वेश्चन किया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेशन भी है। एक्सप्लेनेशन, अ क्वेश्चन इज यूज्ड फॉर पोएटिक इम्पैसिस, पोएटिक इम्पैसिस के लिए, कवितात्मक प्रभाव के लिए कवि ने क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। तो इस लाइन में भी अल्ट्रेशन है। क्यों? द साउंड ऑफ द लेटर पी इज रिपीटेड प्लीजिंगली, इसमें जो पी का साउंड है वो रिपीट हुआ है। प्लूम्स में भी पी है, पीकॉक में भी पी है और पर्पल में भी पी है, इसलिए यहाँ पे अल्ट्रेशन है। और इसमें ही आया हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिमिली का। तो सिमिली क्यों है इसमें, देखते हैं लाइन में आपने शुरू में लाइक वर्ड आपको दिखेगा, है ना। द गारमेंट इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द पर्पल एंड ग्रीन कलर प्लूम्स ऑफ पीकॉक, पीकॉक के जो ग्रीन और पर्पल कलर के जो फीदर है, प्लूम्स है, उसके साथ जो गारमेंट है उसका डायरेक्टली कंपैरिजन किया है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। लाइक वर्ड का यूज़ करके यहाँ पे हमें डायरेक्ट कंपैरिजन दिखता है, इसलिए यहाँ पे सिमिली भी है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। एग्जांपल नंबर 8, वीवर्स विविंग solemn and still. The first figure of speech used in this line is alteration. Explanation, the sound of letter W and yes are repeated pleasingly. इसमें W का साउंड जैसे वीवर्स में और विविंग में W रिपीट है और solemn और still में yes रिपीट है, इस तरह से यहाँ पे अल्ट्रेशन है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इसी लाइन में टॉटोलॉजी। तो टॉटोलॉजी क्या होता है, लास्ट पोएम में हमने देखा था। हाँ, क्या होता है टॉटोलॉजी? जब दो वर्ड यूज किए जाते हैं जिनमें सिमिलर मीनिंग निकलता है, तब यूज होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है टॉटोलॉजी। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉटोलॉजी। द वर्ड्स solemn एंड स्टिल आर सिमिलर इन मीनिंग। यहाँ पे जो वर्ड solemn है और स्टिल है, दे आर सिमिलर इन मीनिंग, मीनिंग में वो सिमिलर है। हमने देखा था पोएम में solemn का मतलब होता है सीरियस और स्टिल मीन्स काम। तो जो व्यक्ति गंभीर होता है वो हमेशा मतलब शांति ही होता है, शांति ही दिखता है, इसलिए ये दोनों भी वर्ड जो है वो सिमिलर मीनिंग कन्वे यहाँ पे करते हैं, एक ही मीनिंग दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे टॉटोलॉजी भी है। एग्जाम्पल नंबर 9, व्हाट डू यू वी इन द मूनलाइट चिल। तो ये लाइन में जो पहला है इंट्रोगेशन है, द क्वेश्चन इज यूज फॉर पोएटिक इम्पैसिस, पोएटिक इम्पैसिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन यूज किया हुआ है। सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है वो है इन्वर्शन। तो इन्वर्शन क्या होता है ये भी हमने देखा था, हाँ, चेंजिंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज होती है, फिर उन्हें हमें करेक्ट करके लिखना होता है। जैसे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम, द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर। यहाँ पे जो वर्ड है वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं है, करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज व्हाट डू यू व्यू इन द चिल मूनलाइट, व्हाट डू यू व्यू इन द चिल मूनलाइट। तो ऊपर के लाइन में आप देख सकते हो वहाँ पे मूनलाइट चिल, उसको हमने करेक्ट प्रोज ऑर्डर में इस तरह से लिखा है, व्हाट डू यू व्यू इन द चिल मूनलाइट, इसलिए यहाँ पे इन्वर्शन भी है। तो इसी तरह से हमें
इन्वर्शन का एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, और फिर करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या है ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन इज मेटाफर। तो यहाँ पे मेटाफर भी है, तीसरा फिगर ऑफ स्पीच भी इस लाइन में है, और वो है क्यों, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। डेथ मीन्स ओल्ड एज, द थर्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ और लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इज इनडायरेक्टली और इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विद मूनलाइट। तो इस लाइन में क्या किया है, जो लास्ट अवस्था है मानवीय जीवन की, जो ओल्ड एज है या फिर डेथ मृत्यु है, उसकी जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है वो मूनलाइट के साथ यहाँ पे की हुई है, इसलिए यहाँ पे मेटाफर भी है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। तो यहाँ पे रिपीटेशन है पहला, तो रिपीटेशन क्यों है, द वर्ड्स व्हाइट एंड एज आर रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। कवि ने यहाँ पे पोएटिक इफेक्ट के लिए जो वर्ड है व्हाइट और एज यहाँ पे रिपीट किए हुए, ये दो वर्ड यहाँ पे रिपीट हुए हैं, इसलिए इसमें रिपीटेशन भी है। सेकंड है इसमें सिमिली, द गारमेंट इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद अ फीदर एंड अ क्लाउड, कि इस लाइन में जो गारमेंट है उसका डायरेक्ट कंपैरिजन फीदर के साथ क्लाउड के साथ किया हुआ है, इसलिए इसमें सिमिली भी है। आपको यहाँ पे वर्ड एज जो है यूज़ किया हुआ दिखेगा। तो हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, द गारमेंट इज डायरेक्टली compared with a feather and a cloud by using word as. Next example, we view a dead man's funeral shroud. तो इस लाइन में आपको एल्ट्रेशन दिखेगा, द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड प्लीजिंगली, व्यू में और वी में डब्ल्यू का साउंड रिपीट यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है नंबर 12, व्हाइट एज अ फीदर एंड एज अ क्लाउड। क्या कहा है, व्हाइट एज अ फीदर एंड एज अ क्लाउड। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली, ये दो लाइन मिला के। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फ्यूनरल श्राउड इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद अ फीदर एंड अ क्लाउड बाय यूजिंग द वर्ड एज। तो ये एज वर्ड जो है वो यूज़ करके यहाँ पे फ्यूनरल श्राउड का जो है फीदर और क्लाउड के साथ यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन उसको किया है, इसलिए यहाँ पे सिमिली भी है। ओके स्टूडेंट, दीज आर सम फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम इंडियन व्यूअर्स। लेट्स सी द क्वेश्चन रिगार्डिंग राइम स्कीम एंड राइमिंग पेयर्स। तो जो राइम स्कीम होती है या फिर राइमिंग पेयर्स होता है ना, हमने जो फर्स्ट पोएम लिखी थी उसमें कोई मीटर नहीं था, कोई राइम स्कीम नहीं थी, वो जो है एक फ्री वर्स थी। लेकिन ये जो पोएम है इसमें राइम स्कीम भी है, राइमिंग पेयर्स भी यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, गिव राइम्स पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, गिव राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, फ्रॉम सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम और फ्रॉम थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। तो हमने यहाँ पे जो राइमिंग पेयर्स या फिर राइमिंग पेयर्स कहते किसको है, कि जब सिमिलर साउंड वाले वर्ड पोएट यूज़ करता है पोएम में, तो सिमिलर साउंड वाले वर्ड जब हम उनका पेयर लगाते हैं तो वो होते हैं राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। तो स्टैंजा फर्स्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा डे और गे सिमिलर साउंड वाले वर्ड है, वाइल्ड और चाइल्ड सिमिलर साउंड वाले वर्ड है। इस तरह से आमने सामने उनको लिख दिया, उनके पेयर बन गए। तो इस तरह से सेकंड स्टैंजा में भी नाइट ब्राइट है, थर्ड स्टैंजा में ग्रीन क्वीन है, स्टैंजा थर्ड में स्टील चील है और क्लाउड श्राउड है। इस तरह से सिमिलर साउंड वाले वर्ड जो है वो होते हैं राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड। लेट अस सी द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। गिव द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो सारे पोएम में एक ही राइम स्कीम है, आपको स्टैंजा फर्स्ट में पूछे या स्टैंजा सेकंड में पूछे या फिर स्टैंजा थर्ड में पूछे, ठीक है ना। जिस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें पहले लाइन का लास्ट वर्ड डे है, दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड गे है, तीसरे लाइन का वाइल्ड है, चौथे लाइन का चाइल्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है वो साथ में मतलब साथ में राइम कर दिया, इसलिए हमने उसे क्या दिया, ए दिया है ना, ए दिया। और थर्ड और फोर्थ लाइन जो है साथ में राइम करते हैं, इसलिए हमें बी दिया। तो सारे स्टैंजा में सेम है, सारे स्टैंजा में सिमिलर राइम स्कीम है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी।
तो ये पोएम की सारे पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी। तो आपको कोई भी स्टैंजा पूछा जाए तो उसमें आप राइम स्कीम लिखेंगे ए बी बी। दिस इज ऑल अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच एंड राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स एंड राइम स्कीम ऑफ इंडियन व्यूअर्स. Today we will stop here. Thank you, students.